This conference will now be recorded. चले जी, हम सवाल स्टार्ट करते हैं। रहमान लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी विद फॉलोइंग डिटेल्स। ये रुपीस लिखा हुआ है और उसके ऊपर 000 है, मतलब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये थाउजेंड्स में हैं। परचेज प्राइस है, कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाएगी, एक्साइज ड्यूटी ये भी ऐड हो जाएगी, वैल्यू डिटरमन बाय द अथॉरिटी ऑफ कस्टमर, हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। फिर नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा, इनकम टैक्स एडजस्टेबल इसको इग्नोर कर देंगे, कैरेज को आप चाहे तो कैरेज इनवर्ड समझ लें, चाहे तो कैरेज आउटवर्ड समझ लें, लेकिन बेहतर यही है कि हम इसको कैरेज इनवर्ड समझ के इसको ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रिस्टोर द साइट ऐड कर देंगे और एडमिन एक्सपेंसेस इग्नोर कर देंगे। अब इसका आंसर भी मैं फाइंड करवाता हूं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने वैल्यू डिटरमन बाय अथॉरिटी ऑफ कस्टम्स को इग्नोर क्यों किया। मैं वो भी बताता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, रहमान लिमिटेड है, कॉस्ट ऑफ प्लांट हम फाइंड कर रहे हैं, अमाउंट इन थाउजेंड में लिखी हुई है। सबसे पहले है लिस्ट प्राइस 1000, इसमें ऐड हमने कर दिया कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी ऐड कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है वैल्यू डिटरमन बाय द अथॉरिटी ऑफ कस्टम्स 1300। मेरे भाई इस 1300 का मतलब ये है कि जो कस्टम अथॉरिटी है वो टैक्स लगाने के लिए 1300 इस्तेमाल करेगी, जितने का हमने खरीदा है उसका नहीं, यानी 1000 पे वो टैक्स नहीं लेगी, बल्कि वो टैक्स 1300 पे लेगी। ये क्या चक्कर होता है ये सुन लीजिएगा जरा। आपने कभी शायद जमीन की सेल परचेज का मामला सुना हो। लोग टैक्स से बचने के लिए क्या करते थे, सपोजेड आपने किसी को जमीन 1000 की बेची है और जमीन की एक्चुअल वैल्यू भी 1000 है, ठीक है। आपने 1000 की किसी को जमीन बेची है और जाकर टैक्स वालों को कहते हो कि आपने ये जमीन 600 की बेची है, झूठ बोलते हो। किस पर्पस के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, टैक्स से बचने के लिए, कि हम जितना उस जिसको हमने जमीन बेची उससे मिल मिला के हमने कहा, टैक्स वालों को कहा कि जनाब हमने 600 की जमीन बेची है, ताकि टैक्स 600 पे लगे।
और आगे जो कस्टम अथॉरिटी वाले थे या टैक्स अथॉरिटी वाले थे वो भी पाकिस्तानी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानून बना दिया कि मेरे भाई कि इस एरिया के अंदर चाहे आप कितने की मर्जी जमीन बेचो, उसकी जो हम मिनिमम वैल्यू बताएंगे वो 1000 रुपए के ऊपर टैक्स लिया करेंगे। चाहे आप 200 की बेचो, चाहे आप 600 की बेचो, चाहे आप 1500 की, सॉरी, अगर आप 1000 से कम वैल्यू पर बेचोगे तो हम टैक्स 1000 रुपए के ऊपर लेंगे, और अगर 1000 से ज्यादा अमाउंट पे बेचोगे फिर उसी अमाउंट पे टैक्स ले लेंगे। तो इसमें भी अगर वापस आओ कि हमने जो चीज खरीदी थी वो 1000 पे खरीदी थी, तो कस्टम वाले कहते हैं कि भाई आप 1000 की चाय खरीदें, हमने टैक्स के लिए जो वैल्यू उसको देखनी है ना वो 1300 रुपए है। तो वो जो 1300 अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए अमाउंट होती है। इस 1300 रुपए के ऊपर वो टैक्स लगाएगा और हमें देना पड़ेगा टैक्स। अदरवाइज एसेट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम 1000 ही लेंगे जितने की चीज हमने खरीदी है, लेकिन जो वो आगे ये सेल्स टैक्स की बात कर रहा है ना 225 रुपए, उसने ये 225 रुपए रेट अप्लाई किया होगा टैक्स का 1300 रुपए के ऊपर। बस इसी का इतना ताल्लुक होता है कि अगर टैक्स की परसेंटेज बताई होती तो हम 1300 रुपए के ऊपर टैक्स लेते। तो हम जो टैक्स लेंगे सेल्स टैक्स जो नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल टैक्स 225 आ जाएगा। जो 1300 है हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड करते वक्त उसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स लगाने के लिए इस्तेमाल होगी और टैक्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कुछ लोगों की क्यूरीज है, मैं साथ साथ जवाब दे दूं। मुजतबा का सवाल है कि सर अगर लिस्ट प्राइस 1400 की होती और 1300 डिटरमन ऐड करेगी। नहीं मेरे भाई, फिर भी नहीं, लिस्ट प्राइस ही ऐड होगी, लिस्ट प्राइस ही ऐड होगी। ये वैल्यू सिर्फ टैक्स निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो टैक्स फाइंड होता है हम सिर्फ वो ऐड करते हैं, सिर्फ टैक्स ऐड करते हैं। राना अहमद आपका सवाल है कि इनकम टैक्स साइलेंट देन नॉट इग्नोर्ड। इनकम टैक्स साइलेंट हो या ना हो, हमने उसको इग्नोर ही करना है। इनकम टैक्स साइलेंट हो या ना हो, इनकम टैक्स हमेशा इग्नोर होता है, क्योंकि वो इनकम पे टैक्स लगता है। नानो की बात, लो जी, लिस्ट प्राइस 1000, कस्टम ड्यूटी उसमें ऐड होगी 150, एक्साइज ड्यूटी 50, नॉन रिफंडेबल टैक्स 225, कैरेज मतलब के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इनकम टैक्स एडजस्टेबल अगेंस्ट फाइनल लायबिलिटी। इनकम टैक्स तो वैसे भी ऐड नहीं करते होते। उसके बाद आ जाएगा कैरेज, मतलब के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। वो कितने हैं जनाब? 40 के, कैरेज हमारा 40 है। कॉस्ट ऑफ रिस्टोर द साइट, कॉस्ट ऑफ रिस्टोर द साइट वो हमारे पास 90 है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी हमने इग्नोर कर देने।
लो मेरे भाई, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस प्लांट की। एक बंदे ने सवाल पूछा है कि सर अगेंस्ट फाइनल लायबिलिटी के बारे में बता दें। जब हम कोई टैक्स पे कर दें और आने वाले दिनों में उस टैक्स का हमें फायदा मिले, मतलब कि वो टैक्स हमें वापस मिल जाए, हमारी जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है उसमें एडजस्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं एडजस्टेबल टैक्स। तो कितनी अमाउंट आ रही है? 1555 और ऊपर हमने 000 लिख दिया है। डनो की बात। एक बंदे का सवाल है कि एडमिन टैक्स को क्यों, एडमिन एक्सपेंसेस को क्यों इग्नोर करते हैं? एडमिन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऑफिस के अंदर एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, मशीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हाफिज फैजान कहता है कॉस्ट ऑफ रिस्टोर द साइट बता दें। फैजान भाई एक बात याद रखें, आप लोग मेंटली तौर पर एक्टिव होकर बैठा करें। कल इसके ऊपर 5 मिनट बात की थी। कॉस्ट ऑफ रिस्टोर द साइट का मतलब यह है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का मतलब यह है कि जिस जगह हम अपना एसेट लगा रहे हैं, जब उस जगह से एसेट को रिमूव करेंगे तब जितनी कॉस्ट आएगी हम एस्टिमेट करके ऐड कर देते हैं एसेट की कॉस्ट के अंदर। क्लियर होगी बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी आपने किया होगा, और जिसने क्वेश्चन नहीं किए काइंडली वो क्लास ना लिया करे। जो क्वेश्चन नहीं कर रहा वो क्लास काइंडली प्लीज ना लिया करे क्लास, क्योंकि उसके लिए टाइम वेस्टिंग के अलावा और कुछ नहीं है। तो बेहतर है ना कि अपनी नींद पूरी करे, अपने बाकी कामों को टाइम दे। ऐसे टाइम जाया हो रहा है उसका। जो बंदा काम कर रहा है मोस्ट वेलकम, और जो बंदा काम नहीं कर रहा काइंडली वो क्लास मत लिया करे, टाइम जाया कर रहा है अपना वो। क्वेश्चन नंबर 31 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। स्टाइलो कंपनी, स्टाइल कंपनी परचेज्ड अ न्यू कंप्यूटर फ्रॉम जंबो कंप्यूटर्स। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। असद कहता है कि जो इग्नोर करते हैं उसका क्या करना है? उसका हमने कुछ नहीं करना, इग्नोर कर देंगे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में कहता कि आप वो एक्सपेंसेस भी बताओ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने हैं, तो फिर वो भी बताते कि ये एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। चलो जी स्टाइल कंपनी पे आ जाओ। स्टाइल कंपनी का आंसर किसने फाइंड किया? स्टाइल कंपनी का आंसर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, जी हमारे पास लिस्ट प्राइस है कंप्यूटर की 1 लाख। लिस्ट प्राइस है 1 लाख, और क्वेश्चन के अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, वो माइनस कर देंगे। $10,000। उसके बाद लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम इग्नोर कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑन द कंप्यूटर, द पॉलिसी कवर डैमेज फ्रॉम वेंडलिज्म, फायर, फ्लड एंड सर्टन अदर नेचुरल डिजास्टर, 3 years प्रीमियम।
एक बात याद रखें, जब टाइम का जिक्र आता है ना, वो इंश्योरेंस फॉर द ईयर होता है, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं होता, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं होता, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 ईयर मेंटेनेंस, ये भी इग्नोर होगा, क्योंकि 1 ईयर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि ये एसेट हमारे पास आ चुका है, आने वाले जो 1 साल है उस पर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा ये वो है, ये भी हम एसेट की कॉस्ट में इग्नोर कर देंगे। डन होगी बात। आगे फिर आता है कॉस्ट ऑफ रीवायरिंग नीडेड प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक पावर, ये रीवायरिंग है, इसका मतलब है पहले ऑलरेडी वायरिंग हो चुकी है। रीवायरिंग का मतलब ये है कि आप दोबारा प्रॉपर इलेक्ट्रिक पावर के लिए दोबारा रीवायरिंग कर रहे हो, तो जो रीवायरिंग का खर्चा होता है जैसे कि रिपेयर होता है, ये उस तरह का ही है, ये भी इग्नोर कर देंगे। तो आपके पास जो कंप्यूटर की कॉस्ट आएगी वो 90,000 आएगी, जो कंप्यूटर की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो 90,000 होगी। ओके होगी बात जनाब। आगे चलें फिर। फिर एक क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 33। जी 33 पे आओ। कुछ लोग स्टिल सोए हुए हैं कि सर रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, लगता है उन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि रिकॉर्डिंग एक मजबूरी के तहत ली जाती है, रिकॉर्डिंग जानबूझ के नहीं ली जाती। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत सारे लोगों का आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं, 773900। हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका यही आंसर है भी सही या नहीं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस, फिर 10% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, हाँ जी जनाब, इसका 10% लेंगे तो 80,000 माइनस हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर देंगे, उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड कर देंगे, इनकम टैक्स एडजस्टेड इग्नोर, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड कर देंगे, फी पेड टू क्लियरिंग द एजेंट ऐड कर देंगे। क्लियरिंग एजेंट मतलब वो जो प्रोफेशनल बंदा है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करवा रहा है। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये भी एक तरह के ड्यूटीज होती है, ऐड कर देंगे। लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड, इंस्टॉलेशन ऐड, एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऐड कर देंगे,
कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ मशीन, इसको इग्नोर कर देंगे। उसकी वजह कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन मिस हैंडलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? मिस हैंडलिंग एक्सपेंसेस। ओके होगी बात? आगे चलें। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, इग्नोर। लाइसेंस फी, इग्नोर। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये भी इग्नोर कर देंगे। ओके होगी बात? उसके बाद है जनाब ट्रायल प्रोडक्शन, नेट ऑफ सेल प्रोसीड, तो पूरा 1900 ऐड कर देंगे। डन होगी बात? एक शख्स ने पूछा है कि सर ऑक्ट्रॉय चार्जेस क्या होते हैं? मेरे भाई एक बात याद रखें, हमने स्टार्ट में जब एक्सपेंसेस की लिस्ट पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जब बाहर के मुल्क से चीज मंगवाई जाती है ना, बाहर से मुल्क से, तो जब हम अपने मुल्क में चीज लाते हैं ना तो उसके लिए हमें कस्टम पे करना पड़ता है, उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी। फिर जब वो अपने सूबे में लाई जाती है तो उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। फिर जब वो लोकल एरिया के अंदर आती है उसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। मतलब जब आप अक्सर, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आपने बाहर कभी सफर किया हो तो टूल प्लाजे रास्ते में आते हैं, ओकाड़ा का टूल प्लाजा, साहिवाल का टूल प्लाजा, जिस इलाके से भी गुजरते हो उस इलाके का एक टूल प्लाजा आता है, और टूल प्लाजे के ऊपर अगर आप गुड्स लेकर जा रहे हो या मशीन लेकर जा रहे हो, वहां पर हम एक टैक्स पे करके जाते हैं, उसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। एक शख्स ने कहा है कि सर हैंडलिंग एक्सपेंसेस तो हम ऐड करते हैं, वो ये हैंडलिंग एक्सपेंस नहीं है, ये मिस हैंडलिंग एक्सपेंसेस हैं कि मशीन की हैंडलिंग के दौरान फर्नीचर टूट गया, तो ये हैंडलिंग एक्सपेंस ना हुए, ये मिस हैंडलिंग एक्सपेंस हुए। जी मेरे भाई, अब इसकी कॉस्ट मुझे बता दो कितनी फाइंड हुई है? क्या 773,900 ठीक कॉस्ट है? चलें जी, डन होगी बात। कल आप लोगों ने 2 क्वेश्चन और करने हैं इसी असाइनमेंट के, और साथ जो आज हम चीजें पढ़ेंगे उसको आपने कंसीडर करना है। कल आपने क्वेश्चन नंबर 34 करना है, 32 और 34, 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? कुछ लोगों के क्यूरी है उसको हम सेटल कर लें, फिर चलते हैं आगे। अबू बकर कहता है कि सर अडॉप्टेशन कॉस्ट, आप ये पूछ रहे हो, बता रहे हो अडॉप्टेशन कॉस्ट को क्या पूछना है? इनिशियल अडॉप्टेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, इनिशियल अडॉप्टेशन कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं कि जब हम नए नए एसेट खरीदते हैं उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट आ जाती है, एलसी चार्जेस आ जाते हैं, इस तरह की कॉस्ट को इनिशियल अडॉप्टेशन कॉस्ट कहते हैं। मुश्तबा रिवाज रिजवान का मैसेज है कि मंडे को क्लास होगी या नहीं? मंडे को क्लास होगी, अगर वो तो पिछले मंडे को शायद क्लास इसलिए नहीं हुई थी कि वो काम मुझे था, ठीक है? तो मंडे को क्लास होगी, संडे को नहीं होगी।
संडे को आपको रेस्ट हुआ करेगी क्योंकि ऑलरेडी आप डबल क्लासेस ले रहे होते हो, इसलिए संडे की क्लास, हाँ जिस दिन अगर मंडे की क्लास नहीं होगी या इन केस मंडे को कोई मसरूफियत होगी तो तब मैं संडे को क्लास ले लिया करूंगा, या किसी और दिन अगर क्लास नहीं होगी तो फिर संडे ऑन, अदरवाइज ऑफ। चलें जी, आपका IS 16 का एक फेज हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं IS 16 के अंदर, उसमें पहली टर्म हमारे पास कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब अब आप लोगों को अच्छी तरह पता चल चुका है। कॉस्ट का मतलब क्या है, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया है। क्योंकि बात, उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होगी डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या टर्म इस्तेमाल होगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये कैसे आए, क्या होती है, कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू। कुछ लोगों को रेजिड्यूल वैल्यू के बारे में याद आ गया होगा और कुछ लोग अभी लिख रहे होंगे कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू। रेजिड्यूल वैल्यू क्या होती है, हम इसको कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं। इसका नाम सैल्वेज वैल्यू भी होता है। मतलब क्या है कि जब एसिड की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगर एसिड की कोई वैल्यू बच जाती है तो उसे कहते हैं रेजिड्यूल वैल्यू। और ये मैथ के अंदर, फाइनेंस के अंदर ये चीज पढ़ाई गई थी कि जब आप एक मशीन खरीदते हो और पुरानी मशीन की रेजिड्यूल वैल्यू के बारे में बताया होता है, तो रेजिड्यूल वैल्यू क्या हुआ, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू, it is estimated value after useful life of an asset, after useful life of an asset, asset की लाइफ के बाद, एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद जो एसेट की वैल्यू आती है हम उसे कहते हैं यूजफुल लाइफ, मतलब जितने का वो बिक सकता है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और रेजिडुअल वैल्यू होगी स्क्रैप वैल्यू। इसके बाद फिर यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं, किसी भी एसेट को बिजनेस कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करता है,
उस एसेट की वो यूजफुल लाइफ कहलाती है। अगर आप एक गाड़ी लेते हो और उसको 5 साल यूज करते हो तो गाड़ी की यूजफुल लाइफ आपके लिए 5 साल है। इसी तरह जब भी कोई बिजनेस कोई नॉन करंट एसेट खरीदता है तो उसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन करता है। क्या करता है? उसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन करता है। वो बात समझ लगी ना? तो यूजफुल लाइफ क्या है? लाइफ ऑफ द एसेट life of the asset used by an entity used by an entity। फिर आगे जरा गौर फरमाएं, एक होता है इकोनॉमिक लाइफ। तकवा का मैसेज है सर गारंटी भी यूजफुल लाइफ में, गारंटी नहीं बेटा। यूजफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि आपने एसेट को कितना इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता था इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है टोटल लाइफ ऑफ एन एसेट। और हर बिजनेस यूजफुल लाइफ को देखता है, इकोनॉमिक लाइफ को नहीं देखता। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सपोज दैट आज खवातीन की एग्जांपल लेते हैं। अरीबा ने गाड़ी खरीदी सपोज दैट 15 लाख और उसको इस्तेमाल किया 5 साल के लिए। तो अरीबा अपनी बुक्स में यूजफुल लाइफ लिखेगी गाड़ी की 5 ईयर। फिर अरीबा ने गाड़ी आगे सेल कर दी रिदा को। जितने की भी सेल की, सपोज हम कह देते हैं 8 लाख की सपोज करना है, और रिदा ने भी इसको इस्तेमाल किया 3 साल के लिए। अब रिदा अपनी बुक्स में इसकी लाइफ लिखेगी यूजफुल लाइफ 3 साल। रिदा ने फर्दर ये गाड़ी सेल कर दी महाजबीन को 5 लाख में, और महाजमीन ने भी इसको 2 साल के लिए इस्तेमाल किया। तो महाजमीन ने अपनी बुक्स में जो यूजफुल लाइफ लिखनी है वो 2 साल लिखनी। जब गाड़ी महाजबीन ने इतनी इस्तेमाल की, 2 साल के गाड़ी काबिल इस्तेमाल ही नहीं रही, फर्दर गाड़ी काबिल इस्तेमाल ही नहीं रही। तो अब उस गाड़ी की जो यूजफुल लाइफ है, रिबा के लिए 5 साल, रिदा के लिए 3 साल, महजबीन के लिए 2 साल, और उस गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ है 10 साल। ये है उसकी इकोनॉमिक लाइफ। मतलब जब तक वो गाड़ी आपको फायदा देती रहेगी, वो लाइफ उसकी इकोनॉमिक लाइफ कहलाती है। बात क्लियर हो गई? और कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक लाइफ को नहीं देखता, वो यूजफुल लाइफ को देखता है। कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक लाइफ को नहीं देखता बल्कि यूजफुल लाइफ को देखता है। आगे चलते हैं।
अब्दुल्ला कह रहा है कि सर यूजफुल लाइफ भी तो 10 साल है। यूजफुल लाइफ बिजनेस के हिसाब से देखी जाती है कि एक बिजनेस कितनी देर के लिए किसी भी एसेट को इस्तेमाल करता है। चले आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनाब डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन बहुत बड़ी टर्म है और अक्सर लोग कहते हैं कि IAS 16 का उनको नाम नहीं आता, वो आईए क्या कहते हैं, IAS 16 डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड है। हालांकि हर बंदे को पता है कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है। लोग कहते हैं कि वो डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड है। इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन की टर्म इस्तेमाल होगी। अब सुने जरा, इसके नाम सुने। डेप्रिसिएशन एसेट, कुछ लोग कहते हैं इसे ये होता है यूज ऑफ एसेट, यूज ऑफ नॉन करंट एसेट। यूज ऑफ नॉन करंट एसेट लोग कहते हैं। मतलब क्या है? कहता है कि आपने अगर 1 लाख का एसेट खरीदा है, नॉन करंट एसेट, वो कहते हैं कि जनाब जैसे जैसे आप ये नॉन करंट एसेट यूज करते जाओगे उसको कहोगे कि आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, और वैसे वैसे वो डेप्रिशिएट करके नॉन करंट एसेट को एक्सपेंस में लिखते जाओगे। नॉन करंट एसेट को एक्सपेंस में लिखते जाओगे। जैसा कि अगर मैंने 1 लाख का एक एसेट खरीदा और उसकी लाइफ है 10 साल, मैं इसको 10 पे डिवाइड कर देता हूं। हर साल 10,000 के नाम से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखता जाऊंगा। अब जरा गौर फरमाएं कि जब हमने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा था उसको अदर एक्सपेंस में लिखा था या नॉन करंट एसेट में लिखा था? जब हमने 1 लाख का एसेट खरीदा था, हमारा हुआ तो खर्चा था, हमारा हुआ तो खर्चा था, लेकिन हमने उस खर्चे को नॉन करंट एसेट में लिख दिया था। स्टैंडर्ड हमें कहता है, और इस स्टैंडर्ड के पीछे हाथ किस चीज का है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि मेरे भाई जैसे जैसे जितना जितना बिजनेस से फायदा हासिल करते जाओगे या जितना उस एसेट को इस्तेमाल करते जाओगे उतना उतना एक्सपेंस लिखो। एसेट को 10 साल इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर जो कीमत आई है उसको भी 10 साल पे एलोकेट करके खर्चा लिखो। तो एक तो डेप्रिसिएशन का ये मतलब है कि जो एसेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जितना जितना वो यूज होता जाएगा उतना उतना एक्सपेंस में लिखते जाएंगे। डेप्रिसिएशन का दूसरा मतलब सुने। इसे कहते हैं वेयर एंड टेयर के एक्सपेंसेस। वेयर एंड टेयर का मतलब कि क्या मतलब होता है? टूट फूट,
मतलब जो एसेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जितना इस्तेमाल होता है हम कहते हैं कि जी वो टूट फूट रहा है, मतलब वो डैमेज हो रहा है, यूज हो गया है, पुराना हो रहा है एसेट। वो कहते हैं जैसे जैसे एसेट आपका पुराना हो ही जा रहा है आप कहोगे वो डेप्रिशिएट हो ही जा रहा है। आप उसे कहो कि वो डेप्रिशिएट हो ही जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो जनाब इस डेप्रिसिएशन का फिर एक मतलब ये भी हुआ रिडक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू reduction in monetary value of property plant and equipment, reduction in monetary value of property plant and equipment, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन किसकी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। हम डेप्रिसिएशन किसकी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। ओके की बात। अवैस कहता है मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है। यार ये मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं या अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, चीकू। एक फर्नीचर आपने खरीदा 50,000 का, तो ये फर्नीचर की मॉनेटरी वैल्यू 50,000 है। हम ये नहीं लिखेंगे कि मॉनेटरी वैल्यू फर्नीचर जी हमारे पास इतने सोफे हैं, इतने टेबल्स हैं, इतनी चेयर्स हैं, बल्कि हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखेंगे। अब जैसे जैसे उस एसेट की वैल्यू कम होगी हम कहेंगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होगी हम कहेंगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू कम हो रही है। बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। चलेंगे उसके बाद अब हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया ना, मतलब सिखाया कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अब हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखते हैं जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। देखें हमने कहा कि रिडक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू या एसेट जितना इस्तेमाल होता जाता है हम कहते हैं डेप्रिशिएट हो रहा है। अब एक बिजनेस हम ऑडिट करने जाते हैं, क्या हर बिजनेस अपनी मर्जी से मॉनेटरी वैल्यू कम करता है या इसका कोई स्टैंडर्ड या फार्मूला या सिस्टम होना चाहिए। जो नॉन करंट एसेट की हर साल वैल्यू कम की जाती है, क्या हर बिजनेस अपनी मर्जी करता है या इसके पीछे कोई फार्मूला या कोई स्टैंडर्ड है। बिल्कुल कोई फार्मूला या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अब उसकी फिर डेफिनेशन देखें, अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, अ systematic allocation of depreciable amount over useful life of an asset a systematic allocation of depreciable amount over useful life of an asset is known as depreciation. Is known as depreciation. A systematic allocation मतलब किसी फार्मूले के तहत डेप्रिशिएबल अमाउंट, पूरी कॉस्ट को नहीं,
अगर जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, जो पैसे हमें वापस मिल जाने होते हैं, हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। जितना हमारा एक्चुअल में खर्चा हुआ होता है, हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो a systematic allocation of depreciable amount over useful life of an asset is known as depreciation. हमने कॉस्ट सीखा, फिर हमने सीखा डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं, फिर हमने सीखा रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज होती है, और फिर हमने सीखा डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है। ओके होगी बात। अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारे सिलेबस में 5 मेथड हैं। हमारे सिलेबस में 5 मेथड है। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नंबर 3 यूजेज मेथड, बल्कि सम ऑफ डिजिट्स लिख लो, नंबर 4 अच्छा जिन लोगों के ड्यूज का मामला है ना, वो मेरे भाई जल्दी जल्दी तनवीर साहब से राब्ता करें। आप लोगों की एक एक क्लास बहुत कीमती है, ठीक है। और आने वाले दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप का भी एडमिन तनवीर साहब ने होना है, तो उन्होंने फिर आप खुद सोच लो कि आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं मिलनी, इसलिए ये मामले अपने तनवीर साहब के साथ क्लियर किया करो। अगर कोई मसला है तो उनसे कॉल करके एक्सटेंशन लिया करो, है कि आप लोगों की एक भी क्लास मिस ना हो आने वाली। प्रोडक्शन मेथड, एंड लास्ट वन इज यूजेज मेथड। ये 5 मेथड्स हैं जो हमने कल पढ़ने हैं, ठीक है। 5 मेथड हमने कल से स्टार्ट करने हैं इंशाल्लाह। कल आपने फिलहाल 2 क्वेश्चन करने हैं, और 2 क्वेश्चंस के साथ साथ ये जो आज हमने थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, तो कल हम इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। बस आज यहां तक ही करते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी 11:30 बजे होगी। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।